कृषि का जब जिक्र आता है तो हमारी कल्पना खाद्य फसलों, फल और सब्जियों के आगे नहीं जा पाती। लेकिन कृषि में ही एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसके विस्तार की अनेक संभावनाएं हैं, और वो है पुष्प उत्पादन का, यानी कि सरल भाषा में कहा जाए तो फूलों की खेती। कुछ किसानों ने इसके महत्व को समझा है और वे अब बड़े पैमाने पर ऐसे फूलों की खेती करने में लगे हैं जिसकी बड़े शहरों में काफी मांग है। गेंदा और गुलाब, इनके अलावा ग्लैडुला, क्रिसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी, कुछ ऐसे फूल हैं जिनके लगाने से किसान काफी पैसा कमा सकते हैं। पुष्प उत्पादन कैसे किया जाए और इसके लिए पौधे कहां से लिए जाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पीएस सिरोही। हमारे देश में पिछले कई सालों से फूलों की खेती किसानों को बहुत अच्छी आमदनी दे रही है। 3-4 मुख्य फूलों की फसलें हैं जो किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। पहला फूल है गुलाब, जो दुनिया भर में नंबर 1 है, जिसके कट फ्लावर्स बेचे जाते हैं और इसकी बहुत बड़ी आमदनी होती है। दूसरा फ्लावर है क्रिसैंथेमम, जिसको हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं। गुलदाउदी की भी मांग बहुत है और पूरी दुनिया में अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पर आता है गुलदाउदी, अंग्रेजी में इसे क्रिसैंथेमम कहते हैं। तीसरा फ्लावर है ग्लैडियोलस और चौथा है कार्नेशन। तो ये 4 मुख्य फूल हैं और हमारे देश में अब इनकी खेती धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं आज बात कर रहा हूँ क्रिसैंथेमम के बारे में या गुलदाउदी के बारे में, क्योंकि इसका मौसम अब जो आ रहा है ये इन दिनों इसके पौधे बनाने का मौसम है। और पौधे कैसे बनाए जाते हैं ये बात हम किसानों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसान पौधे खरीद के अपने खेत में खेती करता है तो बहुत महंगा हो जाएगा, उसको बहुत खर्चा देना पड़ेगा। आसान सी विधि है, अगर हमारा किसान इसको समझ ले तो बहुत आसानी से इसके पौधे बना सकता है। तो करना ये होगा कि पहले पॉलीथीन के छोटे छोटे लिफाफे लेने होंगे। आकार होगा 4 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई, या कहिए 15 सेंटीमीटर लगभग लंबाई का लिफाफा और 10 सेंटीमीटर या कहिए 4 इंच चौड़ाई का लिफाफा। ऐसे पतले लिफाफे पॉलीथीन के ले लें, जैसे हम आपको दिखा भी रहे हैं। अब इनमें आप नीचे की जो तली है लिफाफे की, इसमें छेद कर लें, क्योंकि क्रिसैंथेमम के पौधे अगर ज़्यादा पानी रह जाता है इसमें पौधे में या लिफाफे में तो वो मर जाते हैं। तो नीचे से फालतू पानी निकालने के लिए लिफाफों में छेद करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि इसमें किस तरह से हम इसमें मिश्रण भरें कटिंग लगाने से पहले। तो मिश्रण भरने के लिए एक हिस्सा आप मिट्टी ले लें, एक हिस्सा बालू रेत ले लें और थोड़ा उसमें आधा हिस्सा आप गोबर का गला सड़ा खाद मिला लें और आधे हिस्से में बदरपुर जो मोटा आता है मकान बनाने में काम आता है लाल रंग का, वो ले लें। उसका मकसद ये होता है कि वो अगर आप मिला लेंगे मिश्रण में तो पानी नहीं ठहरेगा, पानी का निकास जो है वो अच्छी तरह हो जाएगा। ये मिश्रण बनाने के बाद आप लिफाफों में अच्छी तरह भर लें। अब बात आती है कि कटिंग कैसे लेनी है। 3 इंच लंबाई की जो कटिंग है, जो पुराने पौधे हैं जिनको हम मदर प्लांट कहते हैं, उनमें से ये कटिंग ली जाती हैं। 3 इंच लंबाई की कटिंग ले लें और वो स्वस्थ कटिंग होनी चाहिए, उनमें कोई बीमारी ना लगी हो, कीड़ा ना लगा हो। ऐसी कटिंग लेने के बाद उनमें से नीचे की 2 या 3 पत्ती को निकाल दें। अब इसके बाद उस कटिंग को एक हार्मोन आता है प्लांट रेगुलेटर, मैं 2-3 नाम बता देता हूँ किसानों की जानकारी के लिए। एक नाम है सेराडिक्स और एक नाम है रूटेक्स, IBA भी एक नाम है। ऐसे 2-3 तरह की जो प्लांट रेगुलेटर हैं वो बाज़ार में मिलते हैं। इनमें से किसी एक को ले लें और इसके बाद जो ये कटिंग हम दिखा रहे हैं आपको, इनको आपको इसमें ट्रीट करना है। किस तरह से इसमें डिप करना है ये हम दिखाते हैं। हर कटिंग का जो नीचे का सिरा है इसको करीब 1 सेंटीमीटर इस जो प्लांट रेगुलेटर की मैंने बात की है इसमें इसको उपचार कर लिया और इसके बाद आपने जो लिफाफों में मिट्टी, खाद और बदरपुर और रेत का मिश्रण बनाया है जो भरकर तैयार है आपके सामने, इसमें ये कटिंग आप लगा देंगे। क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी बीमारी पकड़ता है तो फफूंदी की बीमारी से बचाने के लिए हम दवाई का घोल बना के दिखाते हैं आपको। और दवा होगी कैप्टाफ, ये फफूंदीनाशक दवा है। दवा की मात्रा होगी 2 ग्राम और 1 लीटर पानी, इस हिसाब से घोल बना के इस पानी को आप अपने फवारे में भर लीजिए और कटिंग लगाने के बाद इस पानी को लिफाफों में दीजिए, ताकि फफूंदी की बीमारी हमारी जो कटिंग लगी हैं उनमें नहीं आए। इस तरह से आपने जब कटिंग लगा ली तो इनकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है और ये कटिंग जुलाई में लगनी शुरू हो जाती हैं और अभी भी आप लगा सकते हैं। जिन्होंने किसानों ने पहले लगाई हैं वो तो उनकी देखरेख कर रहे हैं, लेकिन जो चाहते हैं वो इन दिनों भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। एक खास बात इसमें जो बड़ी ज़रूरी है देखने की वो ये है कि अभी गर्मी का मौसम है, कई बार बहुत तेज़ धूप होती है। तो जहाँ कटिंग आपने लगाई हैं, जहाँ आपने अपने लिफाफे रखे हैं, उन पर जब अधिक तेज़ धूप होती है, जैसा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ऊपर सिरकी लगा दें।
सिरकी लगाने से छाया रहेगी और नए पौधे जो नए कटिंग लगाई हैं उनको बचाव रहेगा तेज गर्मी से। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तेज बरसात आ जाए, तो उसको बचाने के लिए भी आपने पॉलीथीन की चादर से एक बांस का स्ट्रक्चर बनाइए, बांस का ढांचा बनाइए और पॉलीथीन की सीट तैयार रखिए। अगर बारिश आने का अंदेशा है तो पॉलीथीन की सीट उसके ऊपर लगा के बरसात से कटिंग को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप देख रेख करेंगे तो लगभग 5 सप्ताह में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आपकी ये कटिंग जो है इनमें जड़ें निकल जाएंगी और ये पौधे तैयार हो जाएंगे और आप इनको फिर अपने खेत में लगा सकते हैं। 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग आपको 10,000 पौधों की जरूरत होगी। तो 10,000 से लेकर 12,000 तक की कटिंग आप कम से कम इंतजाम करें अगर आप 1 एकड़ की खेती करना चाहते हैं क्रिसेंथेमम की या गुलदाउदी की। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण किस्में हैं। लखनऊ से बहुत अच्छा काम हुआ है, NBRI लखनऊ से इसके पौधे खरीद सकते हैं, DDA से खरीद सकते हैं, CPWD नर्सरी से खरीद सकते हैं। आज से 30 वर्ष पहले भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन 30 वर्षों में बैंकिंग के प्रचार प्रसार में अथाह वृद्धि हुई है। जो किसान पहले महाजनों के चंगुल में फंसे रहते थे, वे किसान अब अपनी सभी जरूरतों की पूर्ति बैंकों की सहायता से कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों को विशेष निर्देश है कि वे कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि किसान को ऋण प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीयकृत बैंक बेरोजगार को स्वरोजगार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये बैंक आम आदमी की सहायता के लिए क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बैंकिंग, जिसकी शुरुआत भारत में करीब 100 वर्ष पहले हुई थी। आजादी से पहले बैंकों से लेन देन केवल अभिजात्य वर्ग एवं पढ़े लिखे लोगों तक सीमित था। आजादी के बाद बैंकिंग सेवा का काफी विस्तार हुआ और आम लोग बैंकिंग से जुड़े भी, लेकिन बैंकों की कार्य प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बैंकों के दरवाजे बंद ही रहते थे। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आढ़तियों और साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। विकास के कार्यों में भी बैंकों की भूमिका ना के बराबर थी। आवश्यकता महसूस की गई कि किस प्रकार बैंक राष्ट्रीय विकास और जनहित के कार्यों में अपना योगदान दें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 19 जुलाई 1969 को देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 69 में जब बैंक नेशनलाइज हुए तो उसका नेशनलाइजेशन से आम जनता पे बहुत असर पड़ा। एक तो ब्रांचेस हर शहर में, हर गांव में तक पहुंची, ट्राइबल एरियाज में पहुंची, डिफिकल्ट टेरियंस में पहुंची। उससे क्या है कि गांव के लोग जिन्होंने कभी बैंक देखा नहीं था, बैंकिंग उन तक भी पहुंची। और जो बड़े बड़े अमीर आदमी थे उनके बजाय आम आदमी भी ये सोचने लग गया कि ये बैंक उसका है और वो बैंक में जा सकता है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग अपने घरों में, गांव में, शहरों में अपने घरों में पैसा जमा करके रखते थे, वो बैंकिंग सिस्टम में आ गया। और वो जो है बाद में देश की तरक्की के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल हुआ। 1969 में केवल उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद सभी बैंकों के प्रसार में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे छोटे और मझोले कर्जदारों को भी ऋण की सुविधा प्रदान करें। कृषि, लघु उद्योग, खुदरा दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को वो सब सुविधाएं दें जो उद्योग को दी जाती हैं। इससे पहले जो बैंक केवल बड़े उद्योग घरानों को ऋण दिया करते थे, अब वो स्वरोजगार करने वाले युवा उद्यमियों को भी ऋण सुविधा देने लगे और ऋण की शर्तों में भी बहुत नरमी आ गई। यंग बच्चे निकलते हैं, वो इतना नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वो ट्रेड में, स्मॉल ट्रेड में काम कर सकते हैं। तो हमने उनके लिए भी स्कीम्स बनाई हैं और उनके लिए फिर हमने इतना सरल कर दिया है कि वो बैंक के किसी मैनेजर के पास जाकर अपनी स्कीम बताकर पैसा
आसानी से बैंक से ले सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। रिजर्व बैंक ने एक स्कीम निकाली थी, स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ, जो कि 35 वर्ष तक के लोगों को दी जाती थी और डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन के लिए स्कीम दी जाती थी। उसमें उस स्कीम के अंतर्गत उनको पैसा दिया जाता है जिससे वो पैसा कमा के वापस कर सकें। उसके लिए सब्सिडी भी अवेलेबल है 15% के लगभग। अब सब स्कीमों को हटाकर रिजर्व बैंक ने एक सुनहरी योजना स्कीम बनाई है, जो अभी जिसका अमल होना अभी शुरू होना है। उस स्कीम के अंतर्गत ये जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ को पैसा मिल सकेगा ताकि वह अपना रोजी कमा सके और बैंक का पैसा वापस कर सके। राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह भी निर्देश था कि वे अपने तमाम ऋण का कम से कम 15% कृषि क्षेत्र पर खर्च करें। 1990 में इसकी सीमा बढ़ाकर 18% कर दी गई थी। कृषि के विकास में बैंकों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में बैंकों ने अपनी शाखाएं खोली हैं और वे ग्रामीण जो सदा सूदखोरों के जंगल में फंसे रहते थे, अब कृषि कार्यों के लिए और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए बैंकों से सहायता लेने लगे हैं। राष्ट्रीयकृत पंजाब और सिंध बैंक ने उत्तर भारत के किसानों को कर्जा मुहैया करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काफी शाखाएं खोली हैं। हमारी काफ़ी ब्रांचें रूरल एरियाज में हैं। हमने छोटे लोगों को और किसानों को कर्जा देने की बड़ी बड़ी स्कीमें बनाई हैं और नेशनलाइजेशन के बाद इस कर्जे में बहुत बढ़ोतरी हुई है। किसानों के लिए हमने ट्रैक्टर के लिए कर्जा लेने के लिए, फसल के कर्जा लेने के लिए और लैंड डेवलपमेंट के लिए स्कीमें बनाई हैं और हमने इन कर्जा ठीक तरह उनको मिल सके फील्ड ऑफिसर और आरडीओ लगाए हैं जो उनको हर काम में मदद कर सकें और उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। कुछ लोग बैंक के पास इस डर से भी नहीं जाते हैं कि उनके पास रहन में रखने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बैंक उन्हें ऋण नहीं देगा। हार कर फिर से वे साहूकारों की शरण में चले जाते हैं। 25,000 तक तो हम कोई गारंटी लेते नहीं है। 25,000 से ऊपर अगर कोई ज़मीन हो जो उनके पास हो तो हम और या कोई गारंटी दे के तो हम ज़रूर लेते हैं। पर हमारी कोशिश यही होती है कि उनकी हर ज़रूरत मीट कर सकें और लोन लेके वो अपना पैदावार से हमारा कर्जा वापस कर सकें। इसी बैंक की एक अन्य योजना ट्रैक्टर वेलफेयर फंड भी किसानों में बहुत लोकप्रिय हुई है। हमने एक स्कीम ट्रैक्टर वेलफेयर फंड किसानों के लिए शुरू की है। ये स्कीम लगभग 2 साल पहले शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत हम उनके ट्रैक्टर का कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करते हैं, उनके ट्रैक्टर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं और हम उनसे सालाना 200 रुपया लेते हैं। इससे पहले ट्रैक्टर का कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस किया जाता था। इस स्कीम के अंतर्गत उनको लगभग 15-20 हज़ार रुपये की बचत हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोली हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले न केवल किसान बल्कि भूमिहीन मजदूर और ग्रामीण कारीगर भी लाभान्वित हो सकें। बहुत सारे बैंकों ने और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने भी अपनी ब्रांचेस गांव में जाकर खोली, सेमी अर्बन इलाकों में खोली और ऐसी स्कीम्स बनाई जो छोटे लोगों को, ग्रामीण लोगों को, लैंडलेस लेबर को, एग्रीकल्चरिस्ट को, इन सबको वो धन जो कि वो पहले बनिया से या लोकल लैंडलॉर्ड से लेते थे वो बैंकों की तरफ से ले सके। और आज हमें ये कहते हुए फख्र महसूस होता है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की 2 ग्रामीण योजनाएं, एक योजना जिसको हम ग्रामीण योजना कहते हैं और एक योजना जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव विलेज डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं, ये दोनों ही स्कीम्स बहुत बड़े पैमाने पर गांव में चल रही हैं और बहुत ही सक्सेसफुल वे से चल रही हैं। उदारीकरण की नीति के दौरान सन 1993 में निजी बैंक खोलने की इजाजत दे दी गई। हालांकि सबसे पहले उन्हें ग्राहकों को ये विश्वास दिलाना पड़ा कि उनकी जमा पूंजी प्राइवेट बैंकों में पूरी तरह से सुरक्षित है। नेशनलाइज बैंकों के बारे में लोगों की ये धारणा रहती है कि वो सरकारी बैंक हैं तो उनका पैसा सेफ है। उस हिसाब से वो हमें थोड़ा उस पर जो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। हमें अपने आप लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है
और किस तरह हम उनको ज़्यादा अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, किस तरह उनका पैसा सेफ है, इस पोजीशन पे हम थोड़ा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं। प्राइवेट बैंकों की तादाद अभी तो बहुत कम है, लेकिन जिस प्रकार की सर्विस वे प्रदान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कंपटीशन भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ निजी बैंकों का प्रभाव भी। तो सबसे बड़ी तो यह है कि हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से कस्टमर की रीच बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा, इंटरनेट के जरिए वो अपने अकाउंट की स्टेटमेंट पोजीशन देख सकते हैं। हम इंटरनेट का उन्हें कस्टमर आईडी दे देते हैं, तो अपना लॉगिन करके अपना देख लेते हैं अकाउंट की पोजीशन क्या है, तो उसी हिसाब से चेक काट लेते हैं। तीसरा, हमारे लोगों का एटीट्यूड भी फ़र्क करता है और स्पीड मेन है कि स्पीड, यूएसपी हमारी जो है स्पीड है कि डिसीजन टेकिंग के टायर बहुत कम है नेशनलाइज बैंकों के मुकाबले में। कि जैसे ब्रांच मैनेजर और सीधा उसके ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस, जबकि अगर हम नेशनलाइज बैंक में तो जोनल ऑफिस है, ब्रांच मैनेजर है, फिर जोनल ऑफिस है, फिर हेड ऑफिस है, फिर सेंट्रल ऑफिस है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है, सीधा ब्रांच मैनेजर के ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस। सो डिसीजन टेकिंग के टायर कम हो जाता है तो उसमें टाइम कम लगता है। मैं इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि लोगों का नेशनलाइज सेक्टर बैंकों के ऊपर बहुत आशाएं हैं, और क्योंकि नेशनलाइज सेक्टर में जो चेंजेस आनी चाहिए वो उतनी तेज़ी से नहीं आ पा रही हैं, उसके अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है या उनकी सर्विस कुछ ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बहुत सारे सर्वेज ने ये बताया है कि ये ठीक है कि नेशनलाइज सेक्टर के पूर्ण देखने से, अगर मेरी 900 शाखाएं आप देखें, और अगर मैं ये कहूं कि उसमें भी सभी में वो कस्टमर सर्विस होनी चाहिए जो उनकी 30 या 32 शाखाओं में है, तो शायद ऐसा ना हो। लेकिन मैं इतना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जो सर्विस वो 32 शाखाएं में दे रहे हैं, वो शायद मैं भी 500 शाखाओं में से ज़्यादा में वो मैं दे रहा हूं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश के विकास में और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इन्होंने अपने द्वार उन सब के लिए खोल दिए जिन्हें बैंकिंग के अर्थ भी पता नहीं थे। बदलते युग में इन्हें न केवल अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाना है, आम आदमी की सेवा करनी है और अपने लाभांश को भी कम नहीं होने देना। तभी ये आज के प्रतिस्पर्धा के युग में निजी और बहुराष्ट्रीय बैंकों का मुकाबला कर सकेंगे। एक धारणा बनी हुई है कि खिलाड़ी और संगीत से संबंध रखने वाले विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अब विद्यार्थी दीपक मेहता को ही देखिए, अपनी क्लास में अच्छे नंबरों से पास होते तो हैं ही, साथ ही तबला वादन में कई पुरस्कार भी जीत चुके हैं। तो आइए मिलते हैं राजधानी दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल के विद्यार्थी दीपक मेहता से। नमस्कार, मेरा नाम दीपक मेहता है। मैं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। और ये जो मैं तबले की शिक्षा ले रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ मैं इस तब शिक्षा में कैसे आया। जब मैं राजू स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ की जो मैं जब फर्स्ट क्लास में था तो वहाँ की जो क्लास टीचर थी मिस रेनू चावला, उन्होंने मेरे पिता को बताया कि भाई इसमें कुछ संगीत का कुछ इसमें प्रतिभा लगती है, क्योंकि ये टेबल पे ही बोंगो बजाता है। तो इस तरह मेरे पिता ने मुझे बोंगो लेके दिया। फिर मैं कॉन्गो पे आया। कॉन्गो मैंने अच्छी अच्छी जगह में बजाया, दूरदर्शन में बजाया, रेडियो में बजाया, चंचल जी के साथ बजाया, बप्पी लाली जी के साथ बजाया। तो उसके बाद 91 में जब उस्ताद अमजद अली खान जी ने मेरा कॉन्गो सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इस बच्चे में बिना किसी सीख लिए हुए ये अपने आप अच्छी तरह बजा रहा है। तो उन्होंने मेरे फादर को एडवाइस किया कि आप इसे तबले पे ले आइए, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि तबला हमारा एक हिंदुस्तानी साज है जिसमें एक बाकायदा तालीम है, एक घराना है। तो इस तरह तबले पे आया और मेरे सौभाग्य अच्छे हैं कि मुझे देश के जाने माने प्रख्यात उस्ताद छम्मा खान जी से पहले सीखने का मौका मिला। 6 साल मैंने उनसे तालीम ली। मेरे सौभाग्य हैं बहुत। और उनके दोपहर इंतकाल के बाद उनके सुपुत्र मतलब देश विदेश के प्रख्यात तबला वादक उस्ताद शफात अहमद खान जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा। और आज जो भी मुझे प्रसिद्धि मिल रही है, जो भी मुझे कामयाबी मिल रही है, ये सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है।
श्री अशोक शर्मा जी, जो देश विदेश के प्रख्यात वोकल भजन सिंगर हैं। उनके साथ मैं अमेरिका, कनाडा और यूके डिफरेंट सिटीज़ में इनकी देशों की डिफरेंट सिटीज़ में परफॉर्म करने जा रहा हूँ। स्कूल का मुझे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्कूल की जो प्रिंसिपल है मिस पम्मी दत्ता जी, वो बड़ा इनकरेज करती हैं, और मेनली जो स्कूल के म्यूज़िक टीचर हैं वो मुझे मतलब बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और जो ये मैं संगीत में शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, और जब मुझे टूरिंग करनी पड़ती है तो स्कूल के बड़ा अच्छा जो टीचर्स हैं स्कूल की, जो वो बड़ा सहयोग करती हैं कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम देके मेरे लेसन कवर कर देती हैं। इससे मुझे जो अपने कोऑर्डिनेट करने में हो जाता है, कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ मैं। तो स्कूल का इस तरफ से टीचर से भी बड़ा सहयोग है, मुझे अलग टाइम दे देती हैं। और दूसरा, जो आज मैं इस जो भी शिखर थोड़े बहुत शिखर में पहुँचा हूँ, इसमें मेरे माता पिता का बहुत सहयोग है। कई सालों बाद इस वर्ष उपभोक्ताओं को आम उचित दामों पर मिले। वो इसलिए कि इस वर्ष आम की फसल खूब हुई। इसका श्रेय जाता है हमारे किसानों को, जिन्होंने अपनी फसल पर ध्यान दिया, कीटनाशकों का उचित प्रयोग किया और हाँ, विशेषज्ञों की सलाह भी ली। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, जहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने यहाँ आम के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि करके सिखाना और करके सीखना। तो उसी के तहत हमारी मुलाकात ये बागवान भाई हैं इनसे हुई। तो इन्होंने हमको अपनी समस्या बताई कि एक तो हमारे बाग बहुत उदास हैं और हम हर साल कीड़े और बीमारी से ग्रस्त आम बाज़ार में ले जाते हैं तो उनका हमें अच्छा भाव भी नहीं मिल पाता। तो हम इनके बाग में गए, एक छोटी सी मीटिंग ली गांव वालों की। तो उनको हमने बताया कि आप इस समय ये मात्रा दवाई की, खाद की हमारे अनुसार डालेंगे, जैसा हम आपको करके दिखाएंगे तो आपके बाग में हो सकता है खुशहाली आ जाए। तो इन्होंने हमसे बहुत अच्छा संपर्क किया और हम उसी के अनुसार इनके बाग में आए। वे सब कार्य हमने इनको अपने आप करके दिखाए जो हमको इनको कराने थे। जैसे हमने इनको खाद के रूप में माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के जो खाद हैं, जैसे नीला थोता, जिंक सल्फेट, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब हमने इनको इन्हीं के बाग में जा कर के बता कि आप इस तरीके से मिलाओ, तने से इतनी दूर मिलाओ इनको। दूसरी इनकी जो बहुत बड़ी समस्या थी वो थी कि इनका बहुत खर्च होता था कीड़े और बीमारियों से बचाने में अपने फलों को। तो हमने इनको समय बताया कि अगर आप पहला स्प्रे जो 10 फरवरी के आसपास करोगे, दूसरा स्प्रे आप 2 मार्च के आसपास करोगे और तीसरा स्प्रे आप 25 अप्रैल के बाद करोगे, तो ये केवल 3 स्प्रे आप इन दिनांकों पर करोगे तो आपके बाग में न कोई कीट आएगा न कोई बीमारी आएगी। उनके लिए हमने इनको रिकमेंडेड जो दवाई हैं, जो संस्तुत दवाई हैं, वे भी इनको बताई। इसकी देखभाल ऐसे करते हैं जी कि ये जी हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे इनके मशवरे से हमने इनसे काम किए, वो इसकी देखभाल की शुरू की, दवाई से इस्तेमाल किया, तो इससे हमें बहुत सा फ़ायदा पहुंचा जो इससे पहले नहीं पहुंच रहा था। इसलिए फल भी हमारा अच्छा आ रहा है, बाग में हमारा खुश है और सब तरीके से हमें वो अच्छी मिली। कि इसमें चौसा है, लंगड़ा है, काला मालदा है, सफ़ेदा है, दशहरी है। फसल बहुत अच्छी हुई इस साल भी। पैसा मिल गया होगा जी 1.25 लाख रुपया।